आतंकवाद रोधी अभियानों में अक्सर प्राथमिकता आतंकियों के खात्मे को दी जाती है, लेकिन साल 2019 में हमारी सेना ने ऑपरेशन मां के जरिए ऐसे भटके हुए युवाओं को वापस मुख्यधारा में जोड़ने का प्रयास किया था जो आतंक की राह पर चल दिए थे। ऑपरेशन मां इस ऑपरेशन का नाम था, जिसको लेफ्टिनेंट जनरल कमलजीत सिंह ढिल्लों ने शुरू किया था और ये बहुत कामयाब ऑपरेशन रहा था, जिस पर अब एक डॉक्यूमेंट्री बन रही है ऑपरेशन मां के नाम से, जिसमें इस ऑपरेशन को विस्तार से दिखाया गया है। उस वक्त के क्या हालात कश्मीर में थे, कैसे इस ऑपरेशन को वहां पर अंजाम दिया गया। जनरल साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस पर चर्चा करने के लिए। सर, बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए। ये जो ऑपरेशन है जिस पर अब इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए इसको विस्तार से यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जरा इस ऑपरेशन मां से हम शुरुआत करते हैं। ये ऑपरेशन मां क्या था जो साल 2019 में तब शुरू किया गया था जब कश्मीर बहुत तनाव के हालात से गुजर रहा था? सन 2019 में जब कश्मीर के हालात जैसे आपने बताया, चाहे वो आतंकवादी हालात थे, चाहे वो वैसे हालात थे, हड़तालें, स्टोन पेल्टिंग एक चरम सीमा पे थे, तो उस टाइम पे मैं कश्मीर का कोर कमांडर बनकर गया था। उससे पहले भी मेरे 6-7 टेन्योर कश्मीर में थे। सबसे पहला टेन्योर 1988 में, मैं जब नॉर्थ कश्मीर में एक कैप्टन के तौर पर पोस्टेड था। तो जब भी कभी कोई कश्मीरी लड़का जो आतंकवादी था उसको जब मारा जाता था, तो उसकी जेब से उन दिनों में 1988-90 की बात कर रहा हूँ मैं, उस दिनों में मोबाइल होते नहीं थे, चिट्ठी पत्री से काम चलता था। तो उसकी जेब से हमेशा जनरली एक चिट्ठी मिलती थी। जहाँ तो वो चिट्ठी उसकी माँ ने उसको लिखी होती थी और उसने पढ़ के जेब में रखी होती थी, जहाँ उसने चिट्ठी माँ को लिखी होती थी और अभी पोस्ट करने से पहले उसके बॉडी पे थी। और उस चिट्ठी को देख कर हमेशा ये बात सामने आती थी कि कश्मीरी सोसाइटी में माँ का एक बहुत बड़ा महत्व है। और लेटर के 90% कंटेंट ये होते थे, अम्मी जान को सलाम, अम्मी जान को दुआ में याद रखना, अम्मी जान को। तो उसके बाद में अराउंड 5-10% सिस्टर का और बहुत कम जिक्र रहता था फादर का और ब्रदर का। सो मेरे दिमाग में एक ये बात थी कि इस सोसाइटी में बाद में बहुत वहाँ पे टेन्योर हैं, तो ये देखा कि बच्चे अपनी माँ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। किसी भी सोसाइटी में माँ का एक महत्व है, लेकिन कश्मीरी सोसाइटी में मुझे ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली नज़र आया। तो जब मैं कोर कमांडर बना कश्मीर का फरवरी 2019 में, तो सबसे पहले मैंने यही काम किया कि मैंने मदर्स को अपील की कि अपने बच्चों को बोलिए आतंकवाद की राह को छोड़ के वापस मेन धारा में आएँ और हम उनकी हेल्प करेंगे। उनके खिलाफ़ कोई पुलिस केस नहीं बनेगा, उनके खिलाफ़ जो भी उनका जो नाम है वो गुप्त रखा जाएगा और उनकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से उनको कोई अल्टरनेट जॉब के लिए सहायता की जाएगी। सो दिस ऑपरेशन इट वाज अ पीस इनिशिएटिव, और जितनी मेरी नॉलेज है, दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट इन अ कॉन्फ्लिक्ट जोन अ पीस इनिशिएटिव ऑफ दिस काइंड वाज कैरिड आउट बाय द मिलिट्री फोर्सेस। तो इस ऑपरेशन को फरवरी 2019 में स्टार्ट किया था और बाद में जाके जर्नलिस्ट ने मिस्टर सुमीर कोल हैं, नवंबर 2019 में उन्होंने एक कॉलम में इसको ऑपरेशन माँ के नाम से एड्रेस किया और उसके बाद में ये ऑपरेशन फेमस हुआ ऑपरेशन माँ के नाम से। अच्छा, ये जब ऑपरेशन हो रहा था सर, वो साल था जब कई सारी ऐसी घटनाएं हमने कश्मीर में देखी, तनाव का माहौल था निश्चित तौर पर। उस वक्त हालात वादी के कैसे थे जब आपने ये विचार आपके जहन में आया कि एक माँ की पुकार से शायद हम इस तरह के युवाओं को वापस ला सकते हैं? बिल्कुल, 2019 में फरवरी में मैंने 10 फरवरी को टेक ओवर किया था कोर कमांडर। 14 फरवरी को पुलवामा हुआ, फिर फरवरी के आखिरी हफ्ते में बालाकोट हुआ, अगस्त में आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ। तो बहुत से इमोटिव इंसिडेंट्स और इमोटिव घटनाएं हुई जिनका इमोशनल बहुत कंटेंट बहुत हाई था। और 2019 वर्ष में जैसे मैंने आपको पहले बताया, आतंकवाद चरम सीमा पे था, स्टोन पेल्टिंग चरम सीमा पे थी, हर रोज़ हड़ताल होती थी और वो दौर कश्मीर के लिए बहुत ही नाजुक दौर था। और मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि आतंकवाद को गन से ख़त्म नहीं किया जा सकता। गन से आप सिर्फ उसको एक लेवल तक लेके आ सकते हो, उसके बाद में बातचीत से ही या सहानुभूति से ही ख़त्म होगा, क्योंकि हम अपने लोगों के साथ डील कर रहे हैं। सो उस वक्त मेरे लिए बहुत इजी था कि गन उठाओ और ऑपरेशन करो और टेररिस्ट को किल करो, लेकिन मैंने गन के ऊपर दिल को ज़्यादा तवज्जो दी और ये ऑपरेशन माँ उस टाइम पे स्टार्ट किया और जिसके रिजल्ट सामने। एक साल में 50 से ज़्यादा लड़के वापस आए और जैसे कि अभी इस डॉक्यूमेंट्री में रिसर्च टीम ने पता किया है, अभी तक 117 बच्चे वापस आ चुके हैं और ये ऑपरेशन अभी चल रहा है।
कुछ तस्वीरें भी हमने उस वक्त की देखी थी जब वो लाउड स्पीकर पे माँ आवाज़ लगा रही है और वो कम्युनिकेशन कुछ इस तरह का हो रहा था। वो शायद कोई ऑपरेशन के वक्त का, अगर उस किस्से को आप यहाँ पर बताना चाहें। ये बहुत से ऐसे इनकाउंटर थे जब इनकाउंटर चल रहा है और हमें पता लगता है कि उसके अंदर एक लोकल लड़का फंसा हुआ है, तो उस वक्त जैसे आदेश थे मेरे कि उस लड़के के माँ बाप को कांटेक्ट करो, उसके भाई को, टीचर को, प्रिंसिपल को, मौलवी साहब को, सरपंच को, किसी को भी कांटेक्ट करो और उनको लेके आइए इनकाउंटर साइट के ऊपर। ऑपरेशन को रोका जाता था, कि फायरिंग को रोका जाता था ताकि उनकी माताजी आएँ और ऑपरेशन साइट पे पहुँचे, लाउड स्पीकर से, जहाँ मोबाइल से उससे बात करें। और ये भी हुआ है कि मोबाइल से बात करते हुए लड़के के मोबाइल का रिचार्ज ख़त्म हो गया है और उसको हम लोगों ने टॉप अप करवाया है ताकि उसकी बातचीत जारी रहे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कन्विंस करना पड़ता है लड़के को बाहर आने के लिए। कई बार उसके साथ में ऐसे भी होता है कि पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं जो उसको बाहर नहीं आना देना चाहते। तो ऐसे हालात में बातचीत ही एक जरिया होता है। तो ऐसे बहुत से वीडियोस सोशल मीडिया पे हैं जहाँ पे मदर भी अपील कर रहे हैं, कहीं फौजी अफसर कर रहे हैं, कहीं पुलिस अफसर्स कर रहे हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि एक साल में 50 से ज़्यादा कश्मीरी नौजवान वापस आए और अभी अपने परिवार के साथ खुशहाली से जी रहे हैं। बहुत अलग तरह का विचार था जनरल साहब उस वक्त के लिए, जब ऐसे हालात उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे। आप उम्मीद कर रहे थे कि इतनी कामयाबी मिल जाएगी, क्योंकि आतंकवादी अब जाहिर तौर पर कोई देश के खिलाफ बंदूक उठाए युवा खड़ा है, उससे ये उम्मीद करना कि वो वापस लौट आएगा माँ की बात को सुनकर, तो आपको उम्मीद थी उस वक्त कि ये इसमें इतनी कामयाबी हमें मिल सकती है? जी हाँ, मुझे उम्मीद थी, क्योंकि मैं कैप्टन, फिर मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कमांडिंग ऑफिसर, फिर ब्रिगेड कमांडर, फिर दोबारा से ब्रिगेडियर। मैं कश्मीर में बहुत सारे टेन्योर कर चुका था और मैं ग्राउंड लेवल पे लोगों से गांव में, घरों में बैठ के बातचीत कर चुका था। और मुझे मालूम था कि कश्मीरी सोसाइटी में मदर की एक बहुत बड़ी अहमियत है या वैल्यू है। तो इसके लिए कोई भी मदर नहीं चाहती कि उसका बेटा जान गंवाए, चाहे वो टेररिस्ट की मदर है, चाहे वो सोल्जर की मदर है, चाहे वो नॉर्मल सिविलियन की मदर है। किसी भी मदर को अच्छा नहीं लगता कि उसका बेटा किसी कारण से भी उसकी जान जाए। तो ये जो बात थी, और इसके पीछे फिर एक बहुत बड़ी रिसर्च की गई थी। जब मैं गया तो 2018, 2019, 2018-19 के डाटा कंपाइल किया और मैंने अपने ऑफिसर्स को बोला इसमें एनालाइज करो। तो एनालिसिस ये निकला 2-2.5 साल के डाटा से कि जो भी कश्मीर में कश्मीरी लड़का गन उठाता है, 7% पहले 10 दिन में ख़त्म हो जाते हैं, 17% पहले 3 महीने में, 34% पहले 6 महीने में और 64% पहले 1 साल में। यानी कि शेल्फ लाइफ ऑफ अ टेररिस्ट 1 साल तक बहुत चांसेस हैं कि वो ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा डाटा जो मदर्स को पेश किया गया, उस टाइम पे पत्थरबाजी का बहुत जुनून था। 500 रुपये दे करके पत्थर फेंकवाए जाते थे। तो दूसरा डाटा ये था कि जो भी बच्चे ने गन उठाई है कश्मीर में, 83% उसकी हिस्ट्री है पत्थरबाजी की। यानी कि जब मदर को ये बोला गया कि आज आप बच्चे को भेजते हो 500 रुपये के लिए पत्थर फेंकने के लिए, चांसेस हैं 83% कि वो कल टेररिस्ट बनेगा, और जैसे 64% चांस हैं कि वो पहले साल में मारा जाएगा। तो मैसेज बहुत क्लियर था। एक तो था कि उसको वापस बुलाइए, उसको हम अल्टरनेट नौकरी देंगे, पुलिस केस नहीं बनेगा, उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। और दूसरा मैसेज था, आज का पत्थरबाज कल का टेररिस्ट, परसों की डेड बॉडी। तो चॉइस मदर की है। तो किसी भी मदर के लिए बहुत इजी चॉइस है कि मुझे अपने बच्चे की जान चाहिए। सो दैट इज़ हाउ इट सक्सीडेड। आपको लगता है कि ये ऑपरेशन जिस तरह से चलाया गया, जाहिर तौर पर कुछ परिवारों के लिए तो वापस लौटे लड़के वहाँ पर, तो एक तरह का कनेक्ट भी पैदा हुआ स्थानीय लोगों के बीच में कि आपके परिवार जो है वो बिखर रहे हैं, गलत रास्ते पर आपके लड़के जा रहे हैं, देश के खिलाफ तो वो खड़े हो रहे हैं, साथ ही आपके परिवार के साथ यहाँ पर क्या हो रहा है। तो ये माहौल को स्टेबलाइज करने में भी बहुत महत्वपूर्ण रहा ये ऑपरेशन। बिल्कुल। देखिए, पहले क्या था कि टेररिज्म था, पत्थरबाजी थी, हड़तालें होती थी, टूरिस्ट आ नहीं रहे थे, बिजनेस डाउन था, दुकानें नहीं ठीक से चल रही थी, बिकॉज हालात पीसफुल नहीं थे। उस टाइम पे कोई भी माँ बाप कहेगा चल चल तू ये 500 रुपये ले और पत्थर फेंक के आ जा। लेकिन उसमें रिस्क कितना था, गोली लग सकती है, जान जा सकती है। आज वही लड़का जो पहले 500 रुपये के लिए पत्थर फेंकने जाता था, आज वो सूमो चला रहा है, शिकारे का काम कर रहा है, रेस्टोरेंट में, ढाबे में काम कर रहा है, शाम को 1,500-2,000 रुपये कमा के लाता है, अपने परिवार के साथ रह रहा है, माँ बाप के साथ रह रहा है, अपने शादी की है, बच्चे हैं।
और उस टाइम पे क्योंकि स्कूल भी 280 दिन बंद रहते थे एक साल में, बच्चों की पढ़ाई का कोई फ्यूचर नहीं था। जब पढ़ाई नहीं है, कोई जॉब क्रिएशन नहीं है, कोई लोकल अपना पर्सनल काम शुरू करके भी कोई ज़्यादा सफलता नहीं है, क्योंकि पीस नहीं था। अभी जब पीस वापस आया है, नौकरियां वापस आई हैं और उसके अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तरीके बढ़े हैं, अभी क्यों कोई जाएगा पत्थर उठा करके या टेररिस्ट बनेगा। मैं अभी पुलवामा अटैक के एक दिन पहले तक कश्मीर में था। 21 अप्रैल को शाम को करीब 7 बजे मैं वहाँ से वापस आया और मेरे को बताया गया कि पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, जो कि आतंकवाद का एक हॉटबेड था, पिछले 2 साल से एक भी कश्मीरी लड़के ने पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में गन नहीं उठाई है। तो ये एक चेंज ओवर है। अभी जो घाटी में जो टेररिस्ट हैं 80% उनमें से पाकिस्तानी हैं, सिर्फ 20% कश्मीरी लड़के हैं। ये एक बहुत बड़ा चेंज है और आगे आगे और कम हो रहे हैं। और ये उस आतंक के नेटवर्क पर भी एक कड़ा प्रहार था, जो इस कोशिश में कहीं ना कहीं उस वक्त थे कि बहकाया जाए, एक सोच जो है वो बदली जाए वादी में। और शायद उस वक्त में काफ़ी ऐसे लोग होंगे, काफ़ी युवा होंगे जो उस तरफ गए होंगे। क्योंकि देखिए, वो लड़के की बैकग्राउंड अगर आप देखें, उसको अच्छी स्कूलिंग नहीं मिल पाई, क्योंकि गांव के स्कूल तो टेररिस्ट ने 1990 में जला दिए थे। कश्मीरी पंडित टीचर्स थे, मेन स्टे थे एजुकेशन सिस्टम का, उनको वहाँ से निकाल दिया। और फिर ऊपर से हर रोज़ हड़ताल। बच्चे का बेस नहीं था एजुकेशन का, उसको अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रही है और वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं जा पा रहा है। और उसके पास चॉइस क्या रह जाती है? चॉइस रह जाती है गन उठाओ या पत्थर फेंको, क्योंकि पीस तो है नहीं था। दुकानों पे कोई नौकरी नहीं थी, कोई रेस्टोरेंट ढाबों में होटल्स में कोई ज़्यादा नौकरी नहीं थी। अभी जब पीस है, अभी उसके पास अल्टरनेट ऑप्शन है। बेशक उसकी पढ़ाई अच्छी नहीं है, लेकिन वो सुमो चला सकता है, वो शिकारा में या हाउस बोट में काम कर सकता है, वो रेस्टोरेंट में ढाबे में काम कर सकता है, वो गाइड का काम कर सकता है। तो अभी उसके पास में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ऑप्शन है। और कोई भी बच्चा नहीं चाहेगा, कोई भी मदर नहीं चाहेगी कि वो ऐसा जॉब करे जिसमें जान का खतरा है। इस ऑपरेशन के दौरान कई सारे आपके अनुभव रहे होंगे, इतने सारे जो युवा हैं वापस लौटे हैं। कोई ऐसा मोमेंट जो आप याद करते हो तो आपको अभी जहन में आता हो कि उस वक्त कितना अलग तरह का ये प्रयास रहा था? जी हाँ, बहुत से मौके थे और बहुत से लड़कों को मिले हैं जो वापस आए हैं, उनकी मदर से मिले हैं, उनके सिस्टर्स, पेरेंट्स, टीचर्स से मिले हैं। मुझे एक बात याद आ रही है, बारामूला में थे और एक मदर से मैं मिला जिनका बच्चा वापस आ गया था। और उसको पहले बताया गया होगा कि अभी ये जनरल साहब आ रहे हैं, इन्होंने जो स्कीम शुरू की थी उसके कारण आपका बच्चा वापस आया है, अभी महफूज है, खुशहाल है, किसी को मालूम भी नहीं है, अपना काम कर रहा है। तो जब वो मदर मेरे से मिली, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के, जैसे होता है ना किसिंग द हैंड, बोसा बोलते हैं, तो उन्होंने मेरे हाथ को चूमा और ऐसे देखा मेरी तरफ। आज भी मैं वो जो उनका जो देखने का तरीका था ना, वो आज भी मेरे दिमाग में है, मेरे दिल में है। उस औरत के लिए उस वक्त शायद ये लग रहा था कि इस आदमी ने मेरे बच्चे की जान बचाई है। पता नहीं दिमाग में क्या सोच रही होगी, कितना बड़ा रुतबा दिया होगा उसने मेरे को, जब भारतीय फौज को, कि एक माँ के बच्चे की जान बच जाना, उसके पास वापस आ जाना, जबकि उसकी डेस्टिनी तो डेस्टाइन थी कि आज नहीं तो कल मरना ही है। तो वो लम्हा मुझे आज भी याद है। और वो जो पकड़ मेरे हाथ पे उस माँ की थी, और जो वो आंखें थी, थोड़ी थोड़ी नमी थी उनमें। शी डिडंट स्पीक एनीथिंग, कश्मीरी शायद उनको आती थी, बाकी दूसरी कोई लैंग्वेज शायद नहीं आती होगी, लेकिन उन्होंने आंखों के भाव से इतना कुछ बोल दिया कि मेरा इरादा और पक्का हुआ कि ऑपरेशन माँ को और मजबूती से हमको फॉलो थ्रू करना है। वो इमोशंस बयां कर रहे थे कि उस वक्त क्या हुआ। ये जो डॉक्यूमेंट्री है सर ऑपरेशन माँ के ऊपर, इसमें इस ऑपरेशन को विस्तार से यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें कोई खास जो पहलू है वो आप चाहें कि लोगों को ध्यान से देखना चाहिए, जिस पर खास उनको ध्यान देना चाहिए? इस डॉक्यूमेंट्री की सबसे खास बात जो है ना, जितने भी करेक्टर्स हैं सब रियल लाइफ करेक्टर्स हैं। अगर मैं कोर कमांडर था तो मैं कोर कमांडर का ही करेक्टर के हिसाब से इसमें, कोई जर्नलिस्ट था तो वो जर्नलिस्ट के हिसाब से ही बोल रहा है, कोई दूसरा मिलिट्री ऑफिसर था, पुलिस ऑफिसर था तो वो उस समय के पुलिस ऑफिसर के ही नज़रिया है। और जो लड़के सरेंडर जब वापस आए थे, वो लड़के भी ओरिजिनल एक्चुअल हैं, उनकी सिस्टर, उनकी मदर एक्चुअल हैं, उनके पेरेंट्स, और जो ओपिनियन मेकर्स हैं, जो सोसाइटी का हिस्सा हैं, वो एक्चुअल। तो हर एक करेक्टर इसमें रियल है। उनको अपनी तरफ से जो बोलना चाहते थे वो बोलने की आज़ादी थी। और ये पूरे को फिर ताना बाना जोड़ के जो डॉक्यूमेंट्री बनी है,
बहुत ही एक अच्छा मैसेज देती है किसी भी सोसाइटी में, नॉट ओनली इन कश्मीरी सोसाइटी, फॉर एनी सोसाइटी एंड नॉट ओनली फॉर टेररिज्म, फॉर एनी रीजन you should not follow the path of something which is not good, which is not legal, which is not done. और ये लड़के बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री में कि उस टाइम पे तो जुनून था, लेकिन बाद में हमने देखा जब उनके साथ चले, उनके साथ रहे, कि उनके मंशा तो कुछ और थी. दे वर बीइंग यूज्ड एज अ कैनन फॉडर. और अभी वही बच्चे अपने मदर के साथ, ब्रदर, भाई, सिस्टर, फादर, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी वाइफ्स हैं, बच्चे हैं. तो कितना अच्छा लगता है. बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो अब भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं. आई एम श्योर कि इस डॉक्यूमेंट्री में भी इंडिविजुअल स्टोरीज हैं. मतलब कोई लड़का इतना होनहार है एकेडमिक्स में या स्पोर्ट्स में, सडनली वो रेडिकलाइज हो जाता है एंड देन ही लूजेस द वे. बहुत अच्छी स्टोरीज है इसमें, रियल लाइफ स्टोरीज. अच्छा जन साहब, एक चीज़ और, क्योंकि आपका तो एक लंबा अनुभव कश्मीर में रहा है, आपने बहुत सारे दौर वहाँ पर देखे हैं. ये जो आपका ऑपरेशन माह था, उससे अब तक कश्मीर को आप कैसे देखते हैं, कितना कश्मीर बदला है, और वहाँ के युवाओं को जिनको भी आपने बहुत नज़दीक से जाना है, उनको क्या संदेश आप देना चाहें? देखिए, कश्मीरी जो है ना, कश्मीरी बाय नेचर इज़ अ वेरी लवेबल पर्सन. कश्मीरी इज़ एन आर्टिस्ट, कश्मीरी इज़ अ पोइट, कश्मीरी इज़ अ राइटर, ही इज़ एन नमदे को कशीदाकारी करते हैं वो. ही इज़ अ कारपेंटर, ही मतलब वुड कार्विंग में करते हैं वो पेपर मैशे बनाते हैं. ही इज़ अ बहुत बढ़िया मेहमान नवाज है. मतलब ही इज़ एन एक्सीलेंट सोल. ओनली 1 or 2% आर द पीपल हु आर ब्रिंगिंग बैड नेम टू कश्मीर. अदरवाइज कश्मीरी के साथ बात कीजिए, आप उनके घर जाइए कभी, मतलब पूरे परिवार को जैसे खुशी का माहौल आ जाता है ना, वैसे आपको ट्रीट करते हैं. सो इट्स अ वेरी अवेयर सोसाइटी, वेरी लर्नर्ड सोसाइटी. एंड आफ्टर दिस ऑपरेशन माह और आफ्टर 2019 एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, वो जो सोसाइटी थी ना, जो साइलेंट मेजोरिटी थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी गन के सामने, नाउ दैट सोसाइटी हैज़ कम फॉरवर्ड. आपने देखा पहलगाम हमले के बाद में कश्मीरी लोग सड़कों पर आए गवर्नमेंट के हक में और पाकिस्तान के खिलाफ. नो, दैट इज़ न्यू कश्मीर, दैट इज़ व्हाट हैज़ चेंज्ड. एंड ऑपरेशन माह जैसे इनिशिएटिव्स वर वेरी स्मॉल इनिशिएटिव्स इन द ओवरऑल पिक्चर, बट दे कन्वेड एंड दे प्लेड अ मेजर रोल. इनका एक बहुत बड़ा उसमें एक योगदान है. एक सोसाइटी को कॉन्फिडेंस दोबारा गेन करने के लिए, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ है, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ है, चाहे वो आपके पड़ोसी की तरफ है, वो जो कॉन्फिडेंस वापस, विश्वास जो वापस लाना है, वो हुआ है पिछले चंद सालों में. और आज की तारीख में आप अगर पहलगाम से पहले का डाटा देखें, विद वेरीफाइबल डाटा, आप एयरलाइंस की बुकिंग देख लीजिए, आप होटल की ऑक्यूपेंसी देख लीजिए, आप एटीएम का कैश डिस्पेंसेशन देख लीजिए, आप नंबर ऑफ डेज स्कूल खुले हैं वो देख लीजिए, आप हॉस्पिटल एडमिशन एंड अदर थिंग्स जो भी नॉर्मल है वो देख लीजिए, नंबर ऑफ बॉयज़ हुए ज्वाइंट टेररिज्म वो देख लीजिए, ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जितने टेररिस्ट इनिशिएटेड इंसिडेंट्स हैं वो देख लीजिए. नेगेटिव इंडिकेटर्स सब नीचे हैं, पॉजिटिव इंडिकेटर्स आर ऑल हाई. टूरिज्म देख लीजिए, यात्री देख लीजिए. इट्स अ न्यू सोसाइटी नाउ. एंड इन्होंने दे हैव टेस्टेड द डिविडेंड्स ऑफ पीस. उनकी नेक्स्ट जनरेशन इज गेटिंग एजुकेटेड. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी पेरेंट, एनी मदर. नहीं तो वो एकदम डार्क फेस था. बच्चे, माँ को मालूम नहीं था मेरा बेटा कहाँ क्या करेगा. गायब हो जा रहे थे बच्चे, उसके बाद वो क्या कर रहे हैं ये परिवार को नहीं पता. और वो 15 बहुत बड़ा चेंज था, टर्निंग पॉइंट आप कह सकते हैं कि एक सोच में बदलाव वहाँ से पैदा हुआ लोगों की. 15, 16, 17 साल, 18 साल की एज है बच्चे की, इंप्रेशनेबल एज है. उसको बहका के, बहला फुसला के, रेडिकलाइज करके आप उसको ले जा रहे हो साथ, फिर उसको वापस नहीं आने दे रहे. उसको थ्रेट्स मिलती है, तेरे को मार देंगे, तेरी माँ को मार देंगे, तेरे बाप को मार देंगे अगर तू वापस जाएगा, चल हमारे साथ. ये डॉक्यूमेंट्री में बहुत क्लियरली सामने आता है. रियल लाइफ बात बताते हैं वो लड़के कि कैसे वहाँ उन्होंने देखा कि उनको मिसयूज़ किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है. सो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट अवेकनिंग एंड इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव टू मेक दिस डॉक्यूमेंट्री. जितने लोग इस डॉक्यूमेंट्री को देखेंगे वो सच्चाई के हालात से वाकिफ़ होंगे. इट्स अ वंडरफुल थिंग एंड डॉक्यूबे हैज़ डन अ ग्रेट जॉब. 27 अगस्त को रिलीज़ हो रही है डॉक्यूमेंट्री all over, I think, more than 100 countries. And it's a great effort. थैंक यू सो मच सर. और इस डॉक्यूमेंट्री के लिए भी शुभकामनाएं. उम्मीद करते हैं लोग नज़दीक से समझ पाएंगे कि कैसे उस वक्त वो हालात थे और ऑपरेशन माह किस तरह से एक बदलाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण उस दौर में रहा, जब
बहुत मुश्किल हालात थे कश्मीर में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आपने वक्त निकाला और उम्मीद करते हैं कि लोगों के लिए भी उस तरह के उस वक्त के 2019 के हालात को समझना आसान होगा इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए जिसका नाम है ऑपरेशन माँ। थैंक यू एंड जय हिंद। थैंक यू सर।